हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि तीन टॉपिक्स हैं बेसिकली मेन। फर्स्ट इज काइनेमैटिक्स, जिसमें हम सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम सर्कुलर मोशन को एनालाइज करते हैं विदाउट नोइंग इट्स कॉज, दैट इज सर्कुलर मोशन काइनेमैटिक्स। उसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे सर्कुलर मोशन के लॉज ऑफ मोशन वाले क्वेश्चंस, मतलब सर्कुलर मोशन डायनामिक्स, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, हम उसमें लगा रहे होंगे। और थर्ड पार्ट जो आएगा सर्कुलर मोशन का, दैट इज लिंक्ड विद वर्क एनर्जी चैप्टर, जिसमें अगेन वर्क एंड एनर्जी की या एनर्जी कंजर्वेशन की कुछ बातें होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन काइनेमैटिक्स, जिसमें ये पहली वीडियो दिस इज जनरल कंसेप्ट्स ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर माने कोई भी कर्व्ड पाथ पे अगर बॉडी मूव कर रही है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो कर्व्ड पाथ पे काइनेमैटिक्स के कुछ जनरल फंडे स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला कंसेप्ट इसमें, एक्सलरेशन कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी एक्सलरेशन जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सोचो। अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे है, मान लो इस पाथ पे पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो देखो उसकी जैसे किसी ए पॉइंट पे मान लो उस पार्टिकल की वेलोसिटी va है और किसी बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी vb है, तो हो सकता है देखो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, मतलब va और vb की वैल्यू सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन वेलोसिटी पे नजर डालो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। वेलोसिटी कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग होगी। तो क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकती। जीरो एक्सलरेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। तो इसका सब लोग रीजन लिख लेना अपनी नोटबुक में कि रीजन क्या है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर 2 देखो। कांस्टेंट एक्सलरेशन मींस अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट है, कभी भी ये बोला जा रहा है तुम्हें कि एक्सलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सलरेशन हमने स्ट्रेट लाइन मोशन एज वेल एज प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों में देखी। तो बेसिकली कांस्टेंट एक्सलरेशन के सारे पॉसिबल केसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काइनेमैटिक्स में, जिसमें या तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकती है या प्रोजेक्टाइल। दोनों ही तरह के केसेस में हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, वो तीन इक्वेशनें जो थी अपनी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s, ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन हम वेक्टर फॉर्म में लगाया करते थे। ये इक्वेशनें अदरवाइज कभी वैलिड नहीं है, मतलब सर्कुलर मोशन में भी ये कभी वैलिड नहीं होंगी। एज वेल एज किसी भी और कर्व पाथ में, हाइपरबोलिक पाथ में, ये थ्री इक्वेशंस कभी नहीं लगाई जा सकती, बिकॉज एक्सलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है या तो पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन पाथ, जिनका डिटेल्ड एनालिसिस हम करना जानते हैं। ठीक है, तो ये बात अच्छे से नोट कर लो सब बच्चे। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर 3 देखो। एक्सलरेशन कैन नेवर बी पैरेलल या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। अगर कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ में चल रहा है, इस तरह से ये पाथ है, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी तो ऑब्वियसली टेंजेंट के अलोंग होगी, मान लेते हैं ये वेलोसिटी वेक्टर है पार्टिकल का। तो कहा यह जा रहा है कि एक्सलरेशन है कभी वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो सकती किसी भी कर्व्ड पाथ में, इंक्लूडिंग सर्कुलर मोशन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल ही एक्सलरेशन है, तो इसका मतलब एक्सलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज ही नहीं करना चाह रही, या तो उसके डायरेक्शन के फेवर में है तो उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाह रही है, उसके ऑपोजिट है तो उसके मैग्नीट्यूड को घटाना चाह रही है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी और एक्सलरेशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर बड़ा सिंपल खेल था, स्ट्रेट लाइन मोशन में या तो वेलोसिटी और एक्सलरेशन पैरेलल होते थे। ऐसा अगर होता था तो इसका मतलब होता था स्पीड बढ़ेगी, स्पीड विल इंक्रीज, और या फिर वेलोसिटी और एक्सलरेशन एंटी पैरेलल होते थे, जिसका मतलब होता था कि स्पीड विल डिक्रीज विद टाइम, वक्त के साथ साथ स्पीड बढ़ती थी या घटती थी। एंड पाथ कैसा होता था इन दोनों ही केसेस में? इन दोनों केसेस में जो पाथ था दैट वाज स्ट्रेट लाइन पाथ या लीनियर पाथ,
या रेक्टिलिनियर मोशन, कुछ भी कह सकते हो। तो कर्व्ड पाथ अगर है तो इसमें एक्सलरेशन कभी भी पैरेलल या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी नहीं होगी, वो किसी ना किसी एंगल पे होगी। लेट्स से ये किसी एंगल थीटा पे, लेट्स से ये वेलोसिटी एक्सलरेशन के साथ एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस एक्सलरेशन के इन जनरल अब से हम दो कंपोनेंट करेंगे जो सर्कुलर मोशन को एनालाइज करने में काफी हेल्पफुल होते हैं, एज वेल एज किसी भी और कर्व्ड पाथ के लिए भी हम बोल सकते हैं कि एक्सलरेशन का एक कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग, वेलोसिटी देखो वेलोसिटी भी टेंजेंट के अलोंग है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्सलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग और दूसरा नॉर्मल के अलोंग। ये वही टेंजेंट नॉर्मल है जो मैथ्स में होते हैं। टेंजेंट सब जानते हैं, टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन को ही नॉर्मल कहते हैं। तो बेसिकली ये रही अपनी नॉर्मल, ये डॉटेड लाइन बना देते हैं, और वेलोसिटी जो है वो है टेंजेंट, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। तो ये टेंजेंट नॉर्मल 90 डिग्री एंगल पे है। तो एक्सलरेशन के भी अब से हम दो कंपोनेंट की टर्म्स में इसको जानेंगे, इसको पढ़ेंगे। एक्सलरेशन का एक कंपोनेंट जो टेंजेंट के अलोंग है, इस डायग्राम में उसे कहेंगे AT, जिसकी वैल्यू है इस डायग्राम में A cos थीटा, अगर एक्सलरेशन को A कह दें तो। और ये जो A sin थीटा वाला जो दूसरा कंपोनेंट है, इसे हम बोलेंगे AN। AN माने नॉर्मल एक्सलरेशन, दिस इज A sin थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट के अलोंग वाले कंपोनेंट को A cos थीटा कहते हैं, या टेंजेंट के अलोंग वाले कंपोनेंट को टेंजेंशियल एक्सलरेशन कहते हैं, और नॉर्मल के अलोंग वाले कंपोनेंट को नॉर्मल एक्सलरेशन कहते हैं। ये ध्यान रहे बच्चों कि ये दोनों जो है ये टाइप्स ऑफ एक्सलरेशन नहीं है, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सलरेशन है। एक्सलरेशन एक ही होती है किसी एक पार्टिकल की जब वो मूव कर रहा होता है, दो अलग अलग तरह की एक्सलरेशन नहीं होती। एक्सलरेशन यही है ए वेक्टर, उसी के दो कंपोनेंट हैं, जैसे हम पहले एक्स और वाई कंपोनेंट करते थे, अब टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट करेंगे हम इस चैप्टर में। आई होप समझ में आ रहा होगा टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सलरेशंस क्या है, ठीक है। और जानते हैं इनके बारे में आगे। कंसेप्ट नंबर 4 देखो, टेंजेंशियल एक्सलरेशन जो है AT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। स्पीड माने वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब देखो एक्सलरेशन वेक्टर क्या होता है इन जनरल, एक्सलरेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम ऐसे बोल सकते हैं एक्सलरेशन वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1 एक उसका मैग्नीट्यूड, नंबर 2 उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को चेंज करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो इस टेंजेंशियल एक्सलरेशन की है। ये टेंजेंशियल एक्सलरेशन बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था कि अगर टेंजेंशियल एक्सलरेशन वेलोसिटी की फेवर कर रहा है, या एक्सलरेशन पूरा तो वेलोसिटी के अलोंग है नहीं, उसका एक कंपोनेंट अगर वेलोसिटी के अलोंग हो गया तो स्पीड बढ़ जाएगी। टेंजेंशियल एक्सलरेशन अगर वेलोसिटी के अलोंग हो गया तो स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर अगर उल्टा हो गया, एक्सलरेशन वेक्टर का एक कंपोनेंट जिसे टेंजेंशियल एक्सलरेशन कह रहे हैं, वो अगर ऑपोजिट हो गया वेलोसिटी के तो स्पीड घट जाएगी। तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन स्पीड में चेंज लाने की जिम्मेदारी रखता है एंड कैन बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ध्यान रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पूरा वेलोसिटी हो, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, उसके रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं एक्सलरेशन, टोटल एक्सलरेशन। उस एक्सलरेशन का एक कंपोनेंट है जिसने आधी जिम्मेदारी उठा रखी है केवल मैग्नीट्यूड में चेंज करने की, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज स्पीड। तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो ये ध्यान रहे बच्चों कि जैसे अगर इस तरह की सिचुएशन है, बना भी लो डायग्राम्स, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि वेलोसिटी ऐसे है और एक्सलरेशन इस तरह से है कुछ, सच दैट एक्सलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है, तो इस केस में स्पीड बढ़ेगी। और अगर उल्टा है कि ये कर्व्ड पाथ है और इस पे वेलोसिटी इस तरह से मान लो, और एक्सलरेशन पार्टिकल की कुछ ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है वो वेलोसिटी के साथ, तो अगर वेलोसिटी के साथ एक्सलरेशन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होगी तो हम बोलेंगे उस केस में इसका जो एक्सलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा वो ऑपोजिट टू वेलोसिटी आ जाएगा, नॉर्मल वाला कंपोनेंट इस तरफ। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर ऑपोजिट टू वेलोसिटी होगा तो इस केस में स्पीड घटेगी। हेंस ये चमक गया होगा तुम सबको कि स्पीड कांस्टेंट स्पीड से भी तो कर्व्ड पाथ में मूव कर सकता है, कोई एक पार्टिकल सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से भी चल सकता है, स्पीड कांस्टेंट नॉट वेलोसिटी। तो स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन जीरो हो जाएगी। फिर से जैसे ये कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ पे अगर पार्टिकल की
वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, बट वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जिसे स्पीड बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सलरेशन जीरो हो जाएगी, मतलब सारी की सारी एक्सलरेशन, पूरा एक्सलरेशन वेक्टर नॉर्मल वाला ही रह जाएगा, ए वेक्टर एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा वेलोसिटी के। इन दैट केस स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। अगर स्पीड बढ़ रही है घट रही है तो इसका मीनिंग हमें टेंजेंशियल एक्सलरेशन से समझ में आएगा, स्पीड का बढ़ना या घटना। आई होप ये फंडा चमका होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट चीज काफी, टेंजेंशियल एक्सलरेशन क्या जिम्मेदारी रखती है, वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज की जिम्मेदारी रखती है। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर 5 देखो, नॉर्मल एक्सलरेशन क्या है। नॉर्मल एक्सलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो बाकी आधी जिम्मेदारी थी एक्सलरेशन वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट ने उठा रखी है, दैट इज नॉर्मल एक्सलरेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है ये अपन एक अलग वीडियो में डिराइव कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में तुम देख लोगे इसे, इसकी डेरिवेशन। तो एक बार इसको समझते हैं हम, इस फॉर्मूले को इस वीडियो में। नॉर्मल एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज v²/r इन जनरल फॉर एनी कर्व्ड पाथ है ये बच्चों, चाहे सर्कुलर मोशन हो चाहे कैसा भी कर्व्ड पाथ हो, इवन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी ये वैलिड है। स्पीड क्या है यहाँ पे, v क्या है यहाँ पे, स्पीड इंस्टेंटेनियस, मतलब अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जा रही है तो नॉर्मल एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। और ये r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ। तो इसको पहले ध्यान से समझो, जब तक ये r नहीं समझ में आएगा तब तक ये नॉर्मल एक्सलरेशन भी नहीं समझ में आएगी क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ क्या है कि रेडियस नाम की टर्म वैसे अभी तक तो हमने सिर्फ सर्कल के केस में सुनी थी कि सर्कल का रेडियस होता है या फिर स्फीयर का रेडियस होता है। तो ये जो सर्कल या स्फीयर है, तुम ये बोल सकते हो कि इनका हर पॉइंट पे, अगर सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका हर पॉइंट पे रेडियस सेम होगा, हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। तो सर्कल एक ऐसी स्पेशल शेप है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स्ड रहता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अदरवाइज क्या सिग्निफाई करता है, देखो फील करने की बात है। अगर अलग अलग पाथ्स हैं, मान लो कोई भी एक आर्बिट्री पाथ बनाता हूं मैं, मान लो इस टाइप का कुछ पाथ है, ठीक है। इस पाथ में देखो ये कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, लेकिन तुम बस फील कर सकते हो यहां पे कि अगर मैं इस छोटे से पोर्शन को एक सर्कल का टुकड़ा मानूं, ये जो रेड मार्क्स बनाए हैं मैंने, इसके बीच के इस रीजन को अगर मैं एक सर्कल का टुकड़ा मानूं तो वो सर्कल काफी बड़ा सा बनेगा, क्योंकि यहां पे पाथ जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। देखो ध्यान से, इस रीजन के अंदर ये दो रेड मार्क्स जो मैंने बनाए, एक स्मॉल लेंथ कंसीडर की मैंने, कोई भी एक स्मॉल लेंथ को मैं एक सर्कल का पार्ट मान सकता हूं। कोई भी स्मॉल लेंथ को कैसी भी कर्व्ड हो उसको एक सर्कल का पार्ट मानते हुए अगर वो सर्कल ड्रॉ किया जाए जिस सर्कल का वो पार्ट है, तो इस सर्कल के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो तुम जैसे यहां पे फील कर सकते हो कि यहां पे ये बड़ा सा कर्व थी तो बड़ा सर्कल बना, यहां पे थोड़ा छोटा सर्कल बनेगा इस तरह से। इस रीजन में अगर हम सर्कल बनाएंगे तो कुछ इस तरह का छोटा सर्कल बनेगा। यहां पे अगर कोई स्मॉल लेंथ dx कंसीडर करेंगे, इस रीजन में अगर बनाएंगे तो तुम फील कर सकते हो यहां पे ये और छोटा सर्कल बनेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली सिग्निफाई क्या कर रहा है, रेडियस देखो, मतलब हम ये बोल सकते हैं पाथ चाहे नॉन सर्कुलर हो, लेकिन जहां पे पाथ ऑलमोस्ट फ्लैट है, उसमें कोई ज्यादा स्लोप नहीं है पाथ की और ऑलमोस्ट फ्लैट पाथ है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। और अगर बहुत शार्प टर्न्स है पाथ में, जैसे यहां से पार्टिकल मान लो कोई आ रहा है और इधर जा रहा है, मान लो इस तरह से आया इधर चला गया, तो इस टर्न पे जब वो पार्टिकल गुजरेगा तो ये एक बहुत ही शार्प टर्न होगा। इससे भी ज्यादा शार्प टर्न होगा ये अगला। तुम देख सकते जैसे पहाड़ों में हम जा रहे होते हैं, कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा शार्प टर्न्स आ रहे होते हैं, तो हम बोल सकते हैं शार्प टर्न्स जो होते हैं वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, और जहां पे सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है। जितना बड़ा होता जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना पाथ फ्लैट दिखाई देगा। जैसे इसका एक लाइव एग्जांपल जो है वो है प्लैनेट अर्थ, जिसपे हम रहते हैं सभी के सभी। देखो हम प्लैनेट अर्थ पे किसी भी बिल्डिंग पे खड़े हैं मान लो, और हम प्लैनेट अर्थ को देख रहे हैं, अपने अर्थ के सरफेस को देख रहे हैं, तो हमें अर्थ फ्लैट दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। अगर अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे साइज के मुकाबले कंपेरेबल होता तो हमें अर्थ फटाफट एक स्फेरिकल शेप दिख जाती, हमें कोई होराइजन वगैरह नहीं दिखता।
लेकिन हमारे साइज के मुकाबले या हमारी हाइट के मुकाबले, जिस हाइट पे हम खड़े होकर अर्थ के सरफेस को देखते हैं, उसके मुकाबले अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें वो फ्लैट दिखाई देता है। तो सिंपल बात जो नोट करने वाली है वो यही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां ज्यादा कहां कम। तो यहां इस पॉइंट पे r इज मोर, इस पॉइंट पे r इज लेस, इधर बीच में r इज लेस, और आखिरी वाले पॉइंट पे r इज लीस्ट। बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो शार्पनेस ऑफ कर्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक क्वांटिटी है, अगर फील करना चाहें तो R जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस ऑफ कर्व। कर्व कितनी शार्प है या टर्न कितना शार्प है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फॉर स्ट्रेट लाइन, ये नोट कर लो सब बच्चे, स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन एक ऐसी स्पेशल शेप है जिसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी को टेंड करता है या वेरी लार्ज होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जितना ज्यादा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उतना ज्यादा फ्लैट सरफेस या स्ट्रेट पाथ हमें दिखाई देगा। 3D में बोले तो फ्लैट सरफेस, स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में बोले, या 2 डायमेंशन में किसी कर्व की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत लार्ज हो गया तो वो पाथ ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। सर्कल एक ऐसी स्पेशल शेप है जिसपे r सब पॉइंट पे सेम है। स्ट्रेट लाइन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और बाकी सब कर्व्ड पाथ्स का क्या है? हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो अब यहां से तुम देखो, अब इस फॉर्मूले को अच्छे से और फील कर सकते हो। नॉर्मल एक्सलरेशन का ये जो फॉर्मूला है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंफिनिटी पुट करके देखो। स्ट्रेट लाइन मोशन में मैथमेटिकली सोच रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर हम r टेंडिंग टू इंफिनिटी इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये क्या बन रहा है? नॉर्मल एक्सलरेशन 0 बन रही है डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाने की वजह से। नॉर्मल एक्सलरेशन 0, क्या ये बात फिजिक्स की डेफिनेशन भी कहती है? हाँ कहती है। देखो, नॉर्मल एक्सलरेशन की जिम्मेदारी क्या है? जिसका जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने की जिम्मेदारी रखता है, दैट इज नॉर्मल एक्सलरेशन। स्ट्रेट लाइन मोशन अगर होगी तो डायरेक्शन में चेंज हो ही नहीं रहा होगा, तो नॉर्मल एक्सलरेशन क्या होगी? 0। तो वैसे भी सोच सकते हैं, मैथमेटिकली हम इस फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में नॉर्मल एक्सलरेशन 0 थी। किसी और कर्व्ड पाथ में नॉर्मल एक्सलरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन स्पीड एंड डिपेंडिंग ऑन की पाथ कैसा है। और सर्कुलर मोशन की बात करें तो स्पीड पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है, उस पर कोई डिपेंडेंस होगी नहीं। रेडियस इज फिक्स्ड वैल्यू फॉर सर्कल। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो नॉर्मल एक्सलरेशन भी ज्यादा चाहिए। और या तुम ऐसे प्रैक्टिकली इसको ऐसे सोच सकते हो कि स्पीड अगर ज्यादा होगी तो हमें किसी भी टर्न को लेने में ज्यादा एक्सलरेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमें वेलोसिटी वेक्टर में जो चेंज चाहिए होगा वो भी ज्यादा चाहिए होगा। तो बस जस्ट फील करने वाली बातें दिमाग में रखना। ये कंसेप्ट, टेंजेंशियल एक्सलरेशन की जिम्मेदारी है स्पीड को बढ़ाना घटाना, और नॉर्मल एक्सलरेशन की जिम्मेदारी है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करना। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 6 क्या है? देखो, नॉर्मल एक्सलरेशन इज ऑलवेज अलोंग नॉर्मल, ऑब्वियसली टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी टू द पाथ, बट ऑन द कनकेव साइड ऑफ पाथ। मतलब अगर इस तरह का कुछ पाथ है तो एक्सलरेशन वेक्टर जो है ना, एक्सलरेशन वेक्टर हमेशा कनकेव साइड पे ही बनता है, कभी कन्वेक्स साइड पे नहीं बनता। और उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट आता है वो भी हमेशा कनकेव साइड पे आता है। ऐसा क्यों? सोचने वाली चीज है, काफी हद तक कॉमन सेंस की चीज है। देखो, फील करवाने की कोशिश करता हूं इस बात को। मतलब अगर इस तरफ कोई नॉर्मल एक्सलरेशन कोई इस तरफ बना रहा है ऐसे, या चलो अलग डायग्राम बना देता हूं। अगर ये वाला केस कोई ड्रॉ कर रहा है कि भाई एक्सलरेशन जो है पार्टिकल की इस तरह से ड्रॉ कर रहा है कोई पार्ट, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसे और नॉर्मल कंपोनेंट ऐसे, तो दिस डायग्राम इज रॉन्ग। ब्लैक कलर्ड जो शेप है दैट इज पाथ, रेड कलर इज एक्सलरेशन वेक्टर, और ब्लू कलर में उनके दोनों के कंपोनेंट्स हैं, एक्सलरेशन वेक्टर के 2 कंपोनेंट। तो दिस डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। ये जो डायग्राम है सेकंड डायग्राम, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। केवल नॉर्मल एक्सलरेशन हमेशा कनकेव साइड की तरफ होती है। जिन बच्चों को कनकेव नहीं पता बता देता हूं, ये जो उभरा हुआ पोर्शन होता है किसी भी पाथ का, किसी भी सरफेस का, उसे कन्वेक्स कहते हैं, और जो गड्ढे वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं कनकेव। दिस इज कन्वेक्स, दिस इज कनकेव। तो सेकंड डायग्राम में एक्सलरेशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कन्वेक्स साइड पे है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है?
क्योंकि एक्सेलरेशन के नॉर्मल कंपोनेंट की जिम्मेदारी क्या है? वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना। तो सोचो, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, अगर उसकी ऐसी कुछ वेलोसिटी है, तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या चाह रहा है? ये नॉर्मल एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपनी तरफ बेंड करना चाह रहा है। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को अपनी तरफ बेंड करना चाह रहा है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो चेंज लाती ही है, डायरेक्शन में भी चेंज लाएगी। तो जैसे ए टेंजेंशियल यहां पे पैरेलल टू वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाह रहा है। एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी को अपनी तरफ करना चाह रहा है। देखो, जैसे अगले इंस्टेंट पे अगर हम बात करें, किसी एक इंस्टेंट पे ये पार्टिकल पी पॉइंट पे था, थोड़ी देर के बाद जब ये पार्टिकल इस क्यू पॉइंट पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह की हो जाएगी, ऐसी कुछ वेलोसिटी बन जाएगी, वी क्यू वेक्टर। अब ये जो वी क्यू वेक्टर है, तुम देख सकते हो, ये वी क्यू वेक्टर इस पुराने वाले नॉर्मल रिएक्शन की तरफ बैंड हो गया। ऑल्दो इस पॉइंट पे नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बैंड हो चुकी होगी, वो इस तरह हो चुकी होगी, अगले इंस्टेंट पे फिर ये वाला वी क्यू वेक्टर इसकी तरफ बेंड हो जाएगा। तो इस तरह से पार्टिकल चल रहा होता है कि वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ बेंड होना चाहती है, या एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन में करना चाहता है। इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखोगे तो ये फंडा हमेशा याद रहेगा। तो जैसे यहां पे देखो, यहां पे अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन इस टाइप की है और वो पार्टिकल किसी पी पॉइंट पे और इसकी वेलोसिटी इस टाइप ऐसे है, मान लो ये इसकी वेलोसिटी है कुछ वीपी वेक्टर, तो ये वीपी वेक्टर जो है अगले इंस्टेंट पे इस ए एन की तरफ बेंड होना चाहेगा। तो अगर इस ए एन की तरफ बेंड होना चाहेगा तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा? ये पार्टिकल कुछ इस रास्ते पे चला जाएगा, सच दैट ये जो वी क्यू वेक्टर बना है इसका, ये वी क्यू वेक्टर तुम देख सकते हो, ये वी क्यू वेक्टर इस ए एन की तरफ कुछ बेंड हो चुका है, उसकी तरफ शिफ्ट हो चुका है। पार्टिकल का पाथ ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब बेसिकली पाथ डिसाइड नहीं कर रहा एक्सेलरेशन कनकेव साइड पे होगी या कन्वेक्स साइड पे होगी। एक्सेलरेशन जिस साइड पे है वो डिसाइड कर रहा है कि पाथ कैसा होगा। एक्सेलरेशन जिस भी साइड पे होगी वो साइड कनकेव, नॉर्मल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन बनेगी उस साइड कनकेविटी आएगी पाथ में, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चे इसको उल्टा बना देते हैं, तो वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, दिस डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। कनकेविटी की तरफ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं होता, सॉरी कनकेविटी की तरफ होता है, कन्वेक्सिटी की तरफ कभी नहीं होता। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर 7, लास्ट कंसेप्ट की नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। भाई एक्सेलरेशन के ही दो कंपोनेंट है, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट। किसी भी कर्व पाथ में नॉर्मल कंपोनेंट का फॉर्मूला हमने देखा वी स्क्वायर बाय आर। तो दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो जैसे x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करके हम का रूट लेके हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट, इस तरह से हम एक्सेलरेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, वी स्क्वायर बाय आर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जैसे dv बाय dt भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ दैट थिंग। तो ए टेंजेंशियल इज dv बाय dt वेयर v इज स्पीड। इस फॉर्मूले में v क्या है? स्पीड। तो किसी भी कर्व्ड पाथ पे टोटल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कोई पूछता है हमसे, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से उसे सॉल्व करेंगे, या अगर कभी एक्सेलरेशन गिवन है तो इस तरह से हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की। बाकी डायरेक्शन अगर देखनी है तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना है कनकेव साइड पे हमेशा हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन को बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू ये सारे फंडे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मुश्किल सवाल जो होंगे उसको हम अगली वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो पहला सवाल देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल। कर्व्ड पाथ के नाम पे सर्कल भी एक कर्व्ड पाथ ही है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 4 मीटर, such that it has acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बना लेते हैं डायग्राम। देखो ये सर्कल है, इसका रेडियस हमें गिवन है 4 मीटर। पार्टिकल मान लेते हैं यहां कहीं है पार्टिकल, इस पी पोजीशन पे पार्टिकल है लेट्स से, और उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली टेंजेंट के अलोंग होगी, तो ये बना दी वेलोसिटी। मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरह से है, और यहां से 37 डिग्री एंगल पे एक्सेलरेशन है। तो ऑब्वियसली उस तरफ मत बना देना, ऐसे मत बना देना एक्सेलरेशन को, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्सेलरेशन हमेशा कनकेव साइड पे होती है, तो एक्सेलरेशन
इस पार्टिकल की कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इसका जो एंगल है वो गिवन है 37 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री, एंड इस एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताना है पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना होगा। तो देखो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इस अंग्रेजी का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज dv by dt या टेंजेंशियल एक्सलरेशन। तो हम डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को टेंजेंशियल एक्सलरेशन लिख सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सलरेशन क्या है, सिंपल एक्सलरेशन का टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट। तो ये रहा टेंजेंट, सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, सर्कल पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल भी होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस भी होता है। तो रेडियस के अलोंग वाली लाइन है नॉर्मल, बेसिकली टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर वाली लाइन है। तो इस 10 का एक्सलरेशन का केवल cos 37 कंपोनेंट करना है अपने को आंसर। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना है, 10 cos 37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 10 into 4/5 विच इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो है पहला आंसर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का। और स्पीड कैसे निकालेंगे, v²/r वाला फॉर्मूला, जो एक्सलरेशन का दूसरा कंपोनेंट है उससे, उसके फॉर्मूले से स्पीड सॉल्व हो जाएगी। नॉर्मल एक्सलरेशन का फॉर्मूला है v²/r। नॉर्मल एक्सलरेशन डायग्राम में देखो कितनी है, 10 sin 37 वाला कंपोनेंट नॉर्मल बनेगा। ए नॉर्मल जो होगा दैट विल बी 10 sin 37, सोच लो आराम से, 10 का cos 37 कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग गया है, तो 10 sin 37 इज v²/r बेसिकली। तो v² यहां से सॉल्व हो जाएगा, r हमें गिवन है 4 मीटर, तो सब कुछ ऐसा यूनिट्स में पुट कर रहे हैं तो स्पीड का आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। यहां से आ रहा है v² इज इक्वल टू 24, वही 10 into 3/5 इज 6 into 4 इज 24, v² इज 24, v is √24 मीटर पर सेकेंड। दीज टू आवर आंसर्स। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। टेंजेंशियल एक्सलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉर्मल एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v²/r, जिस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो बच्चों, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। फिर से देखो सर्कल पे ही क्वेश्चन है, रेडियस गिवन है r, हैविंग टाइम वेरिंग स्पीड, स्पीड जो है वक्त के साथ बदल रही है, v इज इक्वल टू kT², वेयर k इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट। स्पीड मतलब बढ़ रही है, k ऑब्वियसली नेगेटिव भी नहीं हो सकता, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। फाइंड एंगल बिटवीन एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t0। किसी t0 टाइम बाद जब स्पीड कितनी होगी उस टाइम पे k इंटू t0 का स्क्वायर हो जाएगी, टाइम की जगह हम t0 पुट कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगी। स्पीड तो हमें पता है, एंगल बिटवीन एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी बताना है कितना होगा। तो सबसे पहली चीज, स्पीड का रेट ऑफ चेंज दैट इज टेंजेंशियल एक्सलरेशन। देखो एंगल वैंगल की बात हम तभी सोच पाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन की बात भी हम तभी सोच पाएंगे जब हमें एक्सलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स पता हो, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, तो उन्हीं को सोच रहे हैं हम। टेंजेंशियल एक्सलरेशन क्या होती है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन होती है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड की डिफरेंशिएशन कर दो, यहां पे kT² की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2kT। तो टेंजेंशियल एक्सलरेशन का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपने पास आ गया। सिमिलरली नॉर्मल एक्सलरेशन, नॉर्मल एक्सलरेशन इसको बोल सकते हैं हम, ये कितना होगा v²/r, सिंपली फॉर्मूला लगा दो इसका v²/r। v कितना है, v खुद kT² है, तो v का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा k² इंटू t⁴ अपॉन r। तो ये है नॉर्मल एक्सलरेशन, मतलब पार्टिकल जिस सर्कल पे जा रहा होगा, इस सर्कल पे किसी भी इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सलरेशन हमें मिल चुकी है और पार्टिकल की नॉर्मल एक्सलरेशन हमें मिल चुकी है। AT और AN हमारे पास रेडी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम की वैल्यू बस t0 डालना बाकी है, t की जगह t0 डाल देंगे, t0 टाइम पे पूछा है तो ये दोनों कंपोनेंट्स अपने पास रेडी है। ये दोनों कंपोनेंट्स अगर रेडी हैं तो एक्सलरेशन वेक्टर रेडी है, हेंस ये रहा एक्सलरेशन वेक्टर, इन दोनों की रिजल्टेंट से जो बनेगा। बस वही ध्यान रखना है, कनकेव साइड पे बनाना है हमेशा नॉर्मल एक्सलरेशन को। तो एक्सलरेशन वेक्टर रेडी है, और वेलोसिटी कहां होती है, वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग होती है। तो यहां पे बताओ, सोच के बताओ, वेलोसिटी को मैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन के अलोंग बनाऊं या ऑपोजिट बनाऊं। टेंजेंशियल एक्सलरेशन, टेंजेंशियल एक्सलरेशन के अलोंग कब बनती है वेलोसिटी, जब स्पीड बढ़े।
तो यहां पे स्पीड बढ़ रही है घट रही है, सोचो टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, टाइम के स्क्वायर का फंक्शन है, तो टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग होगा, या ऐसे बोल दो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये थीटा पूछा गया है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल बताओ। तो डायग्राम से सिंपली हमें दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर झांक के देखो, tan थीटा जो है वो an/at दिख रहा है। एक्सेलरेशन के ही दो कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन का एंगल हमें वेलोसिटी के साथ निकालना है, तो tan थीटा इज an/at। an और at अपने ऑलरेडी सॉल्व है, उनको पुट कर दो। an है k² इंटू टी की पावर 4/r अपॉन at है 2kt। तो यहां से आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू किसी भी t टाइम पे, ये बेसिकली थीटा आ गया, विच इज एक्सेलरेशन, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो एक k की टर्म कट रही है, यहां पे k t की पावर 3 बच जाएगा, t की पावर 4/t करेंगे तो, और अपॉन में 2r, और टाइम की जगह t0 पुट कर देते हैं लास्ट में। तो ये बन गया tan थीटा, जिस इंस्टेंट पे पूछा गया है, किसी भी t0 टाइम पे पूछा गया है, तो थीटा का आंसर हो जाएगा tan इनवर्स k t0 क्यूब अपॉन 2r। दिस इज अवर आंसर। दिस इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर्स एट टाइम t0। आई होप क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन की। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, अ बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक कर्व्ड पाथ मोशन है, और इस वीडियो में हमने जो बातें सीखी वो प्रोजेक्टाइल के लिए भी वैलिड है, एज वेल एज सर्कुलर के लिए भी वैलिड है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। पैराबोलिक पाथ का हम ही जानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ पे होती है। पैराबोलिक पाथ अब क्योंकि सर्कुलर नहीं है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, और अलग अलग पॉइंट्स पे हमें बताना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे कितना है, और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। t इक्वल टू 0.8 पे यहां पूछा गया है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल का एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लो इस पाथ पे ये बॉल मूव करी, ये ग्राउंड है। तो एक तो इनिशियली पूछा है, यहां इस इनिशियल पॉइंट को O बोल देते हैं। इस इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल भी गिवन है 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्या इस इनिशियल पोजीशन पे हम एक्सेलरेशन जानते हैं? हाँ जानते हैं। एक्सेलरेशन पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में g की रहती है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर पे सवाल है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे किस फॉर्मूले में प्रकट हुआ था? नॉर्मल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में प्रकट हुआ था। तो मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है? नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r। तो मुझे एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए और v² चाहिए उस इंस्टेंट पे स्पीड जिस इंस्टेंट पे r पूछा गया। तो ये एक इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे स्पीड पता चल गई, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं। तो यहां इस पोजीशन पे अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनानी, टेंजेंट नॉर्मल बनानी है। तो ये रही टेंजेंट, ये रही नॉर्मल। टेंजेंट हमेशा वेलोसिटी के अलोंग, ऑब्वियसली नॉर्मल जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ये टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कर ली। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए अब मुझे नॉर्मल के अलोंग, तो उसका कोई ना कोई एंगल पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये 53 डिग्री एंगल है, तो ये 37 डिग्री एंगल है। 90 माइनस 53 क्यों? क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं। और ये अगर 37 है तो ये वाला एंगल फिर से 53 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड है और ये ग्रेविटी है, ग्राउंड और ग्रेविटी भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 37 है तो ये 90 माइनस 37, तो ये 53 डिग्री बन गया। मतलब एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट आ गया मेरे पास। एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट इज g cos 53। टेंजेंशियल कंपोनेंट भी तुम देख सकते हो यहां पे, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट आ रहा है। इस बात का क्या मतलब होता है? स्पीड कम होगी। ऑब्वियसली हम जानते हैं जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है बॉल की स्पीड कम होती जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम देख सकते हो वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन g cos 37 और स्पीड हमें पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया यहां से। फर्स्ट क्वेश्चन का, इस O पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोजीशन O कैन बी रिटन एज v² अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन।
नॉर्मल एक्सलरेशन का फॉर्मूला था v स्क्वायर बाय आर, उसी को रीअरेंज करके लिखा है। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे 20, इनिशियल पोजीशन पे 20 की स्पीड है, और g cos 37 की एक्सलरेशन है नॉर्मल वाली। पूरी एक्सलरेशन नहीं डालनी यहां फॉर्मूले में, g cos 37 कंपोनेंट डाला है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन। g को 10 लेने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, तो 10 इंटू 4/5 दिस विल बिकम 8, ये बन रहा है 400 डिवाइडेड बाय 8, आंसर हो गया 50 मीटर्स। इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50 मीटर्स, दैट इज फर्स्ट आंसर। दूसरा देखो सेकंड क्वेश्चन, टॉप मोस्ट पोजीशन, कहीं भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एक पोजीशन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्पीड कितनी होती है, सोचो। स्पीड किया हुआ है अपन ने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में। टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्पीड y कंपोनेंट 0 हो चुका होता है और केवल हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बचा होता है u cos थीटा, दैट इज टॉप मोस्ट पोजीशन। और u cos थीटा, थीटा कितना है 53 डिग्री, ठीक है। u भी दे रखा है 20, तो 20 cos 53 डिग्री, चलो बाद में पुट कर देंगे। और एक्सलरेशन तो हर पॉइंट पे g डाउनवर्ड ही रहती है, तो टोटल एक्सलरेशन g डाउनवर्ड है। तो अच्छी बात क्या है, देखो टॉप मोस्ट पोजीशन का नाम अगर a पॉइंट रख दे, तो a पोजीशन पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है और एक्सलरेशन जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और एक्सलरेशन वर्टिकल है। तो हम बोल सकते हैं ये g यही टोटल एक्सलरेशन भी है और यही एक्सलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट भी यही g है। कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि पूरा एक्सलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट, कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे r एट पोजीशन a कैन बी रिटन एज v स्क्वायर अपॉन a नॉर्मल। अगेन वही सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है तीनों क्वेश्चन। स्पीड का स्क्वायर हो गया यहाँ पे u cos 53, 20 cos 53 का स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सलरेशन पूरा का पूरा g। तो cos 53 इज 3/5, 3/5 इंटू 20 करेंगे तो ये बन जाएगा 12, 12 का स्क्वायर इज 144 अपॉन g इज 10, तो ये बन रहा है 14.4 मीटर का रेडियस बन रहा है एट टॉप मोस्ट पॉइंट। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरह से हम काम को कर रहे हैं। अच्छा देखो, ये इसमें फर्स्ट पार्ट में मैं भी देख रहा था, ये मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट पार्ट के अंदर नॉर्मल एक्सलरेशन में cos 37 नहीं आएगा, cos 53 डिग्री आएगा, g cos 53, दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये एक सिली मिस्टेक छोटी सी, करेक्ट कर लो इसे। g cos 53 डिग्री इज द नॉर्मल एक्सलरेशन, g cos 53 इज 6, cos 53 इज 3/5 विच इज 6, तो 400 अपॉन 6 हो जाएगा, 3/5 इंटू 10 इज 6, 400 अपॉन 6 करेंगे तो दिस आंसर वुड बी, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 66.67 मीटर, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना फर्स्ट पार्ट को। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। टाइम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा गया है कि भाई बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो हमें चाहिए क्या, हमें स्पीड चाहिए और नॉर्मल एक्सलरेशन चाहिए। ये दो चीजें मिल जाएंगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल जाएगा। तो थर्ड पार्ट के लिए देखो अलग डायग्राम बना देते हैं। पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी 0.8 सेकंड पे वेलोसिटी हमें कैसे सॉल्व करना आता है, हमें तो वेलोसिटी के एक्स वाई कंपोनेंट्स की टर्म्स में वेलोसिटी निकालनी आती है, जैसे हमने काइनेमैटिक्स चैप्टर में सीखा था, जिसमें हम ग्राउंड को एक्स एक्सिस मानते थे, ग्राउंड के परपेंडिकुलर वर्टिकल अप डायरेक्शन को वाई एक्सिस मानते थे। तो बिल्कुल उसी तरह से एक बार पहले वेलोसिटी निकालते हैं कि इस टी टाइम पे वेलोसिटी होगी कैसी, किस डायरेक्शन में होगी और कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सिंपली वो तो पूरी मोशन में कांस्टेंट रहता है, दैट इज ux प्लस ए एक्स टी वाला फॉर्मूले से ax हमेशा 0 होता है, तो ux u cos 53 या 20 cos 53 के बराबर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 53 डिग्री एंगल पे दी गई थी 20 की विद एक्स एक्सिस, तो 20 cos 53 डिग्री दिस इज vx। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो यही रहेगा, दैट इज 12, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट दैट इज uy प्लस ay इंटू टी। ये अपनी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ प्रोजेक्टाइल में ही लग सकती हैं या स्ट्रेट लाइन में लग सकती हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, अदरवाइज किसी और कर्व्ड पाथ में ये इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं ही नहीं। तो uy कितना था, uy था 20 sin 53, ay इज माइनस जी, बेसिकली डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउन, दैट इज माइनस जी, दैट इज माइनस 10 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड पे पूछा गया था, तो ये हो गया 20 sin 53 इज 16,
माइनस 10 इंटू 0.8, टी की वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.8, 10 इंटू 0.8 बन जाएगा 8। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ रहा है 8। इसका मतलब ये पार्टिकल कहां है, कैसे जा रहा है, देखो 0.8 सेकंड पे ये पार्टिकल यहां कहीं होगा, सच दैट उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो तो 12 है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो है 8। पॉजिटिव 8 आ रहा है, मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव y एक्सिस कंसीडर की है। तो बेसिकली अपने पास ये वेलोसिटी आ गई, ये v आ चुका है, ये v का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अगर x और y कंपोनेंट्स मिल चुके हैं तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मिल चुका है। एक तो हमें इस चीज की जरूरत थी फॉर्मूला लगाने से पहले, और एक हमें नॉर्मल एक्सलरेशन की जरूरत थी। नॉर्मल एक्सलरेशन कैसी होगी, देखो ये वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है ये है टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन ये है नॉर्मल। एक्सलरेशन कैसी है, एक्सलरेशन है वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में g। इस एक्सलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, तो फिर से वही, अगर एंगल मिल जाए तो नॉर्मल कंपोनेंट भी आ जाएगा। इस g का एंगल चाहिए मुझे नॉर्मल के साथ। तो मान लेते हैं वेलोसिटी पूरी सॉल्व हो चुकी है, देखो अपनी वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट सॉल्व हो चुका है, तो ये वाला थीटा सॉल्व हो चुका है, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसका ये tan थीटा कितना होगा, 8/12 होएगा ये। tan थीटा हमें पता है, मतलब थीटा हमें पता है, थोड़ी देर के लिए थीटा की टर्म्स में सोचते हैं। तो देखो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, फिर से वही टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, हेंस इस वजह से ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला फिर से थीटा। क्यों, क्योंकि ये Vx हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो इसका मतलब एक्सलरेशन का नॉर्मल के साथ एंगल आ गया, ये इसी की जरूरत थी। हेंस अब शुरू हो जाते हैं फॉर्मूला लगाने से। रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना, v स्क्वायर अपॉन एक्सलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। v का स्क्वायर मतलब ये 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया। स्पीड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और नॉर्मल एक्सलरेशन क्या है, g cos थीटा, g का cos थीटा कंपोनेंट, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया g ने। तो g cos थीटा में अब वेयर g तो पता है हमें 10 है, थीटा क्या है, थीटा में हमें cos थीटा नहीं पता लेकिन tan थीटा पता है। देखो इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ये जो ट्राइंगल अलग से ड्रॉ कर देता हूं, ये Vx अपना 12 है, ये Vy अपना 8 है, और इन्हीं दोनों की वेक्टर एडिशन से ये वेलोसिटी वेक्टर निकल के आया, और इसी वेलोसिटी का हमने एक्स एक्सिस से एंगल थीटा लेट किया। तो ये अगर ये 12 है, ये 8 है, तो ये v भी लिख चुके हैं हम, ये v कितना है, रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो इस डायग्राम में देखो cos थीटा अपने आप दिख जाएगा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12 अपॉन रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहां से ये बन रहा है 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अपॉन g into cos theta, g is 10, cos theta is base upon hypotenuse, that is 12 upon root of 12 square plus 8 square. This is the radius of curvature in meters. इसको सॉल्व करने पे अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 120 बन रहा है और ये 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो अगले पेज पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये बन रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 3/2। 3/2 कहां से आ गया, सोच लो आराम से। 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर की पावर 1 ऊपर है और ये पावर हाफ ये भी ऊपर आ जाएगी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से उठ के। 10 इंटू 12 हो जाएगा 120। तो ये बन रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 8 का स्क्वायर इज 64 होल की पावर 3/2 अपॉन 120। दिस इज कमिंग आउट टू बी 208 होल रेज्ड टू पावर 3/2 अपॉन 120। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 13, 16 की पावर 3/2 इंटू 13 की पावर 3/2। 16 कॉमन निकाल रहा हूं बेसिकली, 208 में से 16 कॉमन निकाल लिया, 16 की पावर 3/2 अलग, 13 की पावर 3/2 अलग, 16 इंटू 13 इज 208 होल अपॉन 120। ये बन रहा है 16 की पावर हाफ होता है 4, 4 का क्यूब करोगे 64 बन जाएगा ये, 64 अपॉन 120 इंटू 13 की पावर 3/2। जो भी है कोई खूबसूरत आंसर नहीं है बट यही आंसर है। ये 8 के फैक्टर से कट रहा है, 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 15 इज 120। तो आंसर इज 8 इंटू 13 की पावर 3/2 होल अपॉन 15। इतने मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है
at a particular instant t is equal to 0.8 meters। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। मतलब ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हमने सीखा क्या है, नॉर्मल एक्सलरेशन का फॉर्मूला सीखा है जिसकी डेरिवेशन अगली वीडियो में तुम्हें मिल जाएगी, v²/r। और टेंजेंशियल एक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या स्पीड की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन बातों पे अपन ने क्वेश्चंस देखे, ये किसी भी कर्व्ड पाथ के लिए वैलिड होते हैं ये फॉर्मूले, इंक्लूडिंग सर्कुलर मोशन। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करो बच्चों, और लाइक का बटन दबाओ अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।